अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मैदान जंग बना हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा उनका ये है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमने देखा कि मुजाहिरीन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस जाने की भी कोशिश की गई, जिसके जवाब में पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, फिर मुजाहिरीन की जानिब से भी पथराव किया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई। इसके बाद हमने देखा कि पीडीएम जमातों की जानिब से भी एक तरफ जहां मजम्मत की गई, वहां मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में है। उन्होंने कहा कि हम भी इन मुजाहिरीन के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि मुलाजमीन पर शेलिंग करना जायज़ मुतालबात जब उनके हैं तो हुकूमत की जानिब से जो उन पर शेलिंग की जा रही है, तो क्या ये हुकूमती रवैया दुरुस्त है और क्या हुकूमत इस मामले को मिस हैंडल कर रही है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के मामले पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। आज भी वजीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग ना हुई तो फिर अपोजिशन वाले रोएंगे। साथ में यह भी कहा कि सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जिस पर जाहिर है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हाय अल्लाह, कितनी फिक्र है अपोजिशन की इमरान खान साहब को। और ये पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, उसके बाद भी पीडीएम की क़यादत ओपन बैलेट की मुखालफत करके क्या वाकई हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है? और आगे अब सेनेट इलेक्शन में सूरत हाल क्या बनेगी? यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्जियाकार जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगी। मलिहा हाशमी साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। एहतशाम साहब, ये जो आज इस्लामाबाद में सूरत हाल बनी हुई है, एहतजाज के जवाब में हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कि शेलिंग की गई और मुजाहिरीन ने भी पथराव किया। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है एक बात सबसे पहले करने वाली सोनिया ये है कि बदकिस्मती से आप देख लें, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, कैपिटल है। अब हमने देखा है कि ओवर द ईयर जो सूरत हाल बन गई है, हर तबके के लोग, चाहे उनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से है, पब्लिक सेक्टर से है, मजहबी लोग हैं, किस तरह के भी हैं, मतलब इस्लामाबाद को हाइड पार्क बना दिया, ठीक है ना। मतलब इसमें बेशुमार दफ़ा लोग बातें करते हैं जी कोई बीमार है, किसी ने जल्दी में कहीं जाना है, आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, आगे से सड़क ब्लॉक हुई होती है। पहले तो ये है कि ये इसमें अब लोगों को, ठीक है, मैं ये नहीं कहता जिनके मुतालबात होते हैं, अब जैसे इन्हीं की बात कर लें, बड़े जेन्युइन मुतालबात भी हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सबको मौका दिया जाए कि वो हाइड पार्क बनाएं, अपनी बातें मनवाएं। अब आ जाते हैं इस मसले पे। देखें, तीसरा साल आ रहा है, इमरान खान साहब कोई बड़ा वाज़ेह तौर पर, हालात ही ऐसे नहीं थे कि तनख्वाहों में इजाफा करते, एक साल में 10% इजाफा किया गया, लेकिन उस साल फिर सोनिया ये हुआ था, गालिबन पिछले साल की बात है, कि वो इनकम टैक्स स्लैब जो है ना चेंज कर दिया गया। उसे चेंज करने से वो तनख्वाहें, वो कहते हैं, सिफर के बराबर हो गई, उनकी बिल्कुल नीचे आ गई। दूसरी बात है कि जो जिस पे हर रोज़ एक बात होती है वो है कि फेडरल टू फेडरल जो डिस्पैरिटी है ना, तफावत, जो फ़र्क है मुलाजमीन का, ये चेक करने वाला है। मसलन अब देख लें, आज एक बड़े सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि लेंगे आपके लिए सुन के हैरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर जो है ना वो सेक्शन ऑफिसर से ज़्यादा तनख्वाह लेता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि ये स्पेशल इंसेंटिव दिए गए हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर लोग काम करते हैं, PM हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, FIA में, FBR में, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इनकी तनख्वाहें जो है ना वो ऑटोमेटिकली डबल बन जाती हैं। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि एक और है ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रुप, जिसमें सेक्रेटरीट ग्रुप के लोग भी हैं, उसमें पुलिस ग्रुप भी है, DMG भी है। ये लोग जब सूबों में जाते हैं तो इनकी तनख्वाह डबल हो जाती है। अब सवाल ये है कि भाई जो बाकी लोग जगहों पे काम कर रहे हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इसके लिए तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और दूसरी बात है कि जब कल पर्टिकुलर इस बात आया जाए, तो जब अगर बात तय हो गई थी, शिबली फराज साहब आपने देखा क्या हुआ, वो जब गए लोगों से उन्होंने 40% एग्री किया, और उसके बाद जब उनको लेके गए प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कुछ लोगों से मिलवाया, कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा 25%, इस पे वो नाराज़ हो गए कि नहीं आपने मैं कहा था।
फिर एक और एलिमेंट दाखिल हो गया कि नहीं भाई ये तो 1 से 16 नहीं है, 16 से 22 वाले भी इसमें आए। मेरा ख्याल है अब यहाँ पे और मुश्किलात हुकूमत की हैं, डेफिनेटली मुश्किलात हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जी 4000 से 8000 अरब मैं रेवेन्यू करूंगा, नहीं कर पाया अभी तक, मुश्किलात हैं। लेकिन इन द मीन टाइम फिर क्या होना चाहिए, हुकूमत को वाया मीडिया को ढूंढना चाहिए कि चले तनख्वाहें ना बढ़े तो फिर कोई महंगाई को रोकने का ही सिलसिला करें। बिल्कुल सही। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई है, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की अशिया आप देखें कहाँ पहुंची हुई हैं, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। अब ये एक जायज मुतालबात लेकर आए हैं और हुकूमती रवैया आप समझते हैं कि दुरुस्त है? हुकूमत बजाय इसके मुतालबात करे, कोई कमेटी बनाए, उल्टा मुलाजमीन पर ही शेलिंग शुरू कर दी है। पहली बात तो ये है कि ये कोई यकदम तो आए नहीं, इन्होंने तो पिछले 1 माह से अपनी कॉल दी हुई थी। और अगर हमें पीडीएम का गुज़िश्ता सरप्राइज इजलास याद हो तो उस सरप्राइज इजलास इस नए की बात हुई और कहा कि सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद धरना देने आ रहे हैं, उनकी हिमायत का ऐलान किया जाए। और वो हिमायत का ऐलान किया गया। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आखिरी दिन तक इनको आने दिया गया, फिर सब करने दिया गया। अब तुम बात आखिरी तक आते हैं और फिर 25%, 40%, 16, 17, 22, ठीक है। हुकूमत के लिए तो तमाम सरकारी मुलाजिम बराबर हैं। अगर 1 से 16 की बढ़ाई जाए तो 17 से 22 तक की कितना बढ़ाई जाए? वो इंसान नहीं है, वो मुलाजिम नहीं है। आपका ख्याल है कि तबका है कि बढ़ा दी जाए और अफसरान को करने की इजाजत दे दी जाए, या आप ये समझ रहे हैं कि अफसरान की तनख्वाह पहले ही बहुत ज्यादा है और निचले मुलाजमीन की तनख्वाह कम है, लिहाजा हम बढ़ा रहे हैं? लिहाजा मुझे तो इस मौक़िफ़ की समझ नहीं आई है कि 1 से 16 बढ़ाई जाए और आगे। ठीक है, हुकूमत जब तनख्वाह बढ़ाती है या मिनिमम वेज का ऐलान करती है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल। अगर हुकूमत तनख्वाहें कम करना शुरू करेगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी, तो कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं बढ़ाएगा। और सारे जो हैं, जो पे स्केल के लोग हैं, पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत को इसको एक दूसरी नजर से देखने की जरूरत है, रहम और कंपैक्टेड ग्राउंड देखने की जरूरत है, क्रिटिकल और सही। ठीक है मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये एहतजाज जो है जाहिर सबका जमहूरी हक है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी परवेज खटक साहब ये कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते इजाफा जितना ये लोग मांग रहे हैं, जाहिर कौमी खजाने पर बोझ पड़ता है। लेकिन एहतजाज का मकसद तो बेसिकली ये होता है कि हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज कराना है, लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत कंसर्न लोगों की कोई कमेटी बनाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, ये रवैया क्या दुरुस्त है? आपकी बात दुरुस्त है कि शेलिंग वगैरह तो हल नहीं है, लेकिन आज जो हमने मनाज़िर देखे, जो उन्होंने वादा किया। चले मलिहा, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। एहतशाम साहब, यही सवाल मैं अगर आपसे करूं कि बजाय इसके कि हुकूमत को कंसर्न लोगों की कमेटी बनाए इस मामले को हल करने के लिए, बजाय इसके वो मुजाहिरीन पर ही शेलिंग शुरू कर दिए, ये रवैया काबिल मजम्मत है, आप नहीं समझते? सोनिया, हमेशा ये कहा जाता है कि जब आपने कोई काम करना है तो आप एक आध बंदे को आप ये सपोर्ट करें आपने कि आपने काम करना है। एक 1 मैन कमेटी बनानी है, 3 मेंबर कमेटी बनानी है। जब आप बदलते रहेंगे, अभी जिस तरीके से अली मोहम्मद साहब, उसके बाद शेख रशीद साहब और फिर परवेज़ खटक साहब, उससे पहले कुछ और लोग बीच में आए थे और कहा जाता है कि उन्होंने भी बात करने की कोशिश की। भाई कार हुकूमत के लेवल पे तो होना चाहिए ना कि आप एक जिसको कहते हैं वननेस के तहत ना, एलिमेंट ऑफ वननेस लेके जाएं, उन्हें बताएं कि जी आपके मामलात क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं आपके, हम किस हद तक हल कर सकते हैं। पहली तो बात है कि उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मुजम्मल बात कर रहे थे अभी कि भी आज के नहीं, 1 हफ्ते से तो बैठे हुए हैं, 1 महीने से उन्होंने अपनी डिमांड दी हुई है। जब आप सर पे आके बैठ जाएं उसके बाद फिर आप तय करते हैं हमने क्या करना है। अभी तो अभी देखें और लोग भी हैं, वो लाहौर वाले भी आ रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर भी वैसे शामिल हो गए, आके बैठेंगे तो फिर क्या होगा। अब सवाल ये है कि ये तो होता है कि डंग टपाऊ आपने काम करना है, ढाक बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो इस तरह ही होगा। सूरत हाल ये बन रही है कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म बुनियादों पे लोगों को कन्विंस करना होगा, लोगों को बताना होगा कि अगर मजबूरियाँ हैं तो किस तरह की हैं। और फिर ये तफावत जो है ना, ये जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन जो है ना, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि जी एक ग्रुप में बंदा उसी ग्रुप में काम कर रहा है, तनख्वाह उसकी आधी है, उसके बाद किसी और जगह दूसरे ग्रुप में चले जाए तो उसकी तनख्वाह डबल हो जाती है। तो मेरा ख्याल एक तो ये है। दूसरा ये कि हुकूमत को चाहिए कि अब जिस तरीके से शिबली फराज साहब को आपने मौका दिया
परसों जाके कल जो बातचीत की थी, भाई कोई मैंडेट लेके गए थे, आपने क्यों कह दिया था 40% हम बनाएंगे? 40% नहीं बढ़ाएंगे, बाहर जाके कहा गया जी 25%। आफ्टर ऑल उनको किसी ने जरूर 40% का कहा होगा कि जाके क्या है आप। भाई इस तरह तो बात नहीं बनती ना, इस तरह तो हुकूमत अपना केस जो है वो खुद खराब कर रही होती है। तो बेहतरीन तरीका यही कि इनको एंगेज करे। वैसे अच्छी बात है, शिबली फराज साहब का दावा भी है कि वो ये कह रहे हैं कि आज शाम तक मामला हल हो जाएगा। दूसरी बात है कि ओपोजिशन ने भी कहा कि अपनी तहरीक में तो जान नहीं पड़ रही, तो चलो बैंड बाजा लेके इनमें ही घुस जाएं, कुछ ना कुछ बात बन जाए। वैसे ओपोजिशन अगर बीच में आ जाती तो फिर तो मामला बिगड़ सकते हैं। तो वो देखें ना, बहती गंगा में हाथ धोने की तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, कम से कम बयानात की हद तक तो वे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ना उनको जो अब लोग कह रहे हैं, उनके सिंपैथाइजर भी कह रहे हैं, उनमें मीडिया में जो लोग बैठे हैं सपोर्टर, वो भी कह रहे हैं कि आपकी डे वन से हिकमत अमली गलत थी। आप लोगों को साथ लेके चलते, लोगों के मसाइल की बात करते, सरकारी मुलाजमीन का आज आपको जो दर्द उठा है ये पहले उठना चाहिए था। चले मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से भी बात करते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये जब ये एहतशाम साहब बात करें, अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है वो इनके मुतालबात माने, वरना हम भी इनके साथ सड़कों पर निकलेंगे। तो आपको लगता है कि हुकूमत को अब जल्द से जल्द मामलात सुलझाने की तरफ लेकर जाने चाहिए? देखिए, जब ये हुकूमत आई थी तो एहतशाम साहब को याद होगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के डिपार्टमेंट को बंद करने का ऐलान किया और एक नोटिफिकेशन कर दिया कि हम यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं। उसके बाद वो यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने आके धरना दिया, 2 दिन बैठे रहे और इंस्टेंट नोटिफिकेशन विथड्रॉ करना पड़ गया। और हमने बात देखा कि वही यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत ने महंगाई को काउंटर करने के लिए और अपने नैरेटिव के लिए बहुत इस्तेमाल किए और उनके जरिए चीनी को भी डिस्पर्स किया और दालें भी डिस्पर्स की और आटा भी डिस्पर्स किया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस प्लानिंग का और दूसरा जो है ना विजन का फुकदान नजर आता है। जब गुज़श्ता बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही थी तो क्रेडिट लिया जा रहा था कि हम नहीं बढ़ा रहे और कहा जा रहा था सिंध बढ़ा के गलती कर रहा है। आप देखें कि 4 महीने बाद 5 महीने बाद अगर आप एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और 4 महीने पहले जब आपको तजवीज़ दी जा रही थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना नागुज़ीर है तो उस वक्त आपने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे और आज जब वो सड़कों पर बैठ गए हैं तो आप 25% 35% पे तैयार हो गए हैं। अगर आप बजट में 20% पे भी मान जाते तो शायद आज इतना तूफान ना पैदा होता। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक स्टॉप गैप के तहत हुकूमत चलाई जा रही है। डांग टपाऊ वाला जो काम है शाम साहब ने कहा है वो ज्यादा है और कोई मेरा मतलब प्लानिंग और विजनरी सोच होनी चाहिए। मलिहा, मैं यही इसी को आगे बढ़ाऊंगी बात को कि हुकूमत दावा तो कर रही है कि महंगाई का हुजम जो है वो 8% से हम 5.5 या 6 तक लेकर आए, लेकिन अमली तौर पर रिलीफ नहीं मिल रहा। आप समझती हैं कि यही वजह है कि अब इस तरीके से एहतजाज हो रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जा रही, महंगाई बढ़ा रहे हैं हुकूमत? ये कि महंगाई तो चलें कंट्रोल होनी चाहिए, उस पर हम बात भी करते हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से भी अच्छी खबर आई। जाहिर है ये मुस्तकिल बुनियादों पर जब अच्छी खबरें आएंगी तो इंशाल्लाह हर बिजनेस पर इसका असर होगा, नौकरियां भी उससे क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो असल समझने की बात है, जो आज हमने बड़े अनफॉर्चुनेट मनाजिर देखे, जो अब हमें हर फील्ड की तरफ से हम देखते हैं, कभी वकला शुरू हो जाते हैं, कभी पार्लियामेंट में हम इस किस्म की बेहूदगी देखते हैं। तो ये अब कौमी रवैया बनता जा रहा है कि तोड़ फोड़, जलाओ, घेराओ, और उसके बाद जाहिर है कि पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में मेंटेन करना पुलिस का काम है। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा ये जो शेलिंग हुई, ये सब कुछ हुआ, बड़ा बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये जो बात करके आए थे मुलाजिमीन कि हम इस एरिया तक खुद को कन्फाइंड रखेंगे, वो उसको तजावुज किया उन्होंने और वो पार्लियामेंट तक पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से फिर शेलिंग वगैरह शुरू हुई। उसके बाद देखें जो वजीर दाखिला से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इन्होंने जो बात की थी वो फर्स्ट ग्रेड से लेके 16th ग्रेड तक की बात की थी। मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे कि क्या वो इंसान नहीं है 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड तक? सर, इंसान सब हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस वक्त आप अपने घर की मिसाल देख लें, हम अपने घर का जब बजट बनाते हैं तो जिस शख्स की तनख्वाह निस्बतन बेहतर होती है वो कोशिश करता है कि चलो ज्यादा ब्रंट मैं ले लूं, जो कम कमाई करता है वो ज्यादा मुश्किल हालात में है तो उसको पहले फैसिलिटेट किया जाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंसान सब हैं। तो इसको हुकूमत ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। महंगाई यकीनन ऐसी चीज नहीं जो 1 या 2 दिन में मैनेज हो जाए, लेकिन हाँ, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को इफेक्टिव करना बहरहाल हुकूमत का सबसे बड़ा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर आयद होती है और इसको बेहतर तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं। इसमें कमेटी बनाकर अच्छे तरीके से उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं
लेकिन जिस तरह आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब भी बात कर रहे थे कि इनको आगे करके जो पीछे लोग मौजूद हैं, जो इनके असल जेन्युइन कॉज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 21वें 22वें ग्रेड में बैठे हुए लोग हैं जो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम मजीद भी कुछ ले सकें। तो ये सही। हमारे बहुत से ऐसे लोग जो 21वें 22वें ग्रेड में बैठे हैं, आपको पता है वो बहुत से जो मिनिस्टर्स को फॉरेन डेलीगेशंस भी मिलने आते हैं, बहुत सी एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके साथ उनके राब्ते भी होते हैं। और मैं खुद पर्सनली बहुत से ऐसे 21वें 22वें ग्रेड में मौजूद ब्यूरोक्रेट को जानती हूँ जो अपने आखिरी जो सर्विस के 4-5 साल होते हैं उसमें वो इतने अच्छे ताल्लुकात बना लेते हैं एनजीओज के साथ कि फिर सारी जिंदगी बैठ के ऐश करते हैं, उनकी 7 नस्लें बैठकर ऐश करती हैं। सही सही, तो आपका इस वक्त पॉइंट मेरा आ ख्याल है- गया मलिहा के एहतजाज ज़ाहिर है सबका जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत इसको ज़्यादा अच्छे से सकती थी। ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मजीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो पीडीएम की जमातें हैं वो सड़कों पर हैं और हम देख रहे हैं कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले ही इस्लामाबाद में बदनज़मी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला की जानिब से जो पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, आज सरकारी मुलाजमीन धरना दे रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती नहीं जा रही? देखिए, ये रेड जोन जो वार जोन बना हुआ है पिछले 10 घंटों का, मतलब श्रीनगर हाईवे जो है वो भी ब्लॉक हुई पड़ी है। और अभी तक तो जो खबरें आ रही थी यही थी कि भी मामलात वहीं के वहीं रुके हुए, डिस्पर्स नहीं हुए लोग, अभी बातचीत उनके साथ चल रही है। देखिए, बड़ा सिंपल सा असूल है सोनिया कि आप नौकरी जो करनी होती है इसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक लॉ है या नॉर्म है, वो ये है कि आप लोगों को, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, छोटी काम है, बड़ा काम है, आप उनको इंसेंटिव देते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं जिसके तहत आप उनको एक अच्छा मौका प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और कंपनी या मुल्क जो है ना वो आगे बढ़ सके, ज़्यादा से बेहतर हो सके। अब ये नहीं हो सकता, ठीक है एक हद तक तो समझ आती है बात कि जी छोटे मुलाजमीन को पहले मिलना चाहिए, लेकिन बड़े मुलाजमीन को ये कहा जाए कि जी उनको कुछ नहीं मिलेगा या ये रुक जाएँ या कोई कुर्बानी दे दें, मेरा ख्याल है देखें, अगर जब आप ये कहते हैं तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि जो नेक नाम ऑफिसर्स हैं ना उनको आप धकेलते हैं कि आप करप्शन की तरफ जाओ, तो मेरा ख्याल है बेहतरीन। और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं जो ज़हनी काम कर रहे होते हैं, जो दिन रात सुबह सेक्रेटेरिएट में 3-3 बजे तक सुबह बैठे होते हैं, जो कुछ अदारे ऐसे भी हैं काम कर रहे होते हैं, तो ठीक है कुछ जगहों पे स्पेशल इंसेंटिव भी हैं, तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, लेकिन एक जनरली एक रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए कि जी ठीक है नीचे से लेकर ऊपर की तनख्वाहें बढ़ेंगी, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, जो काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म तय करे, उनको फिर साइड लाइन करे या उनको एक सरप्लस पूल में भेजे, लोग काम नहीं कर रहे होते, या जिस तरीके से ओवर द ईयर हुकूमतें तो सुकड़ रही हैं, गवर्नमेंट तो सुकड़ रही है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव मिलने चाहिए, उसके लिए ओवरऑल मुल्क के हालात जब ठीक होंगे तो बात बनेगी। ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब का वो बयान जिसमें वो कहते थे कि महंगाई तब बढ़ती है जब हुक्मरान करप्ट होते हैं, जितना करप्ट हुक्मरान होगा महंगाई इतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की इंटेंट तो है, नीयत तो है, इजलास पे इजलास बुलाई जा रहे हैं, महंगाई किसी तरीके से कम हो, लेकिन ये महंगाई का जिन बोतल से कंट्रोल अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं, ये कंट्रोल नहीं हो रही महंगाई। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कोई अच्छी उम्मीद रखी जाए, अवाम कोई बेहतरी की उम्मीद रखे कि सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? देखें, पीटीआई की हुकूमत की मरकज में और 3 सूबों में हुकूमत है, एक सूबे में इनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन 3 सूबों में इनकी हुकूमत है और मरकजी हुकूमत इनकी है। लेकिन ये अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि ये जो महंगाई है इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं। एक वफाकी वजीर साहब कह देते हैं कि महंगाई जो है वो सूबाई हुकूमतों की वजह से है। पिछले दिनों मैंने एक सूबाई हुकूमत के सरबराह से पूछा कि ये महंगाई तो आपकी वजह से है, तो आप इसमें कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे कहने लगे यार हमें जवाब देने की इजाजत नहीं, वरना फवाद चौधरी साहब से ये पूछा जा सकता है कि रुपए की कदर में कमी वफाकी हुकूमत करती है या सूबाई हुकूमत करती है? पेट्रोल की कीमत वफाकी हुकूमत बढ़ाती है या सूबाई की हुकूमत बढ़ाती है? बिजली के बिलों में इजाफा वफाकी हुकूमत करती है या सूबाई हुकूमत करती है?
गैस की कीमतें वफाकी हुकूमत बढ़ाती है या सूबाई हुकूमतें बढ़ाती हैं? टैक्सेस वफाकी हुकूमत लगाती है या सूबाई हुकूमत लगाती है? दालों की इंपोर्ट पर टैक्स वफाकी हुकूमत ने लगाया हुआ है या सूबाई हुकूमत ने लगाया हुआ है? चीनी एक्सपोर्ट वफाकी हुकूमत ने कर दी थी या सूबाई हुकूमत ने कर दी थी? एक जो शिफ्ट करने की जिम्मेदारी है ना कि मगरों लाओ और दूसरे पे किसी को स्केपगोट बना लो, इस नैरेटिव ने पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। भाई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स क्या करेंगे जब दालें इंपोर्ट ही महंगी हुई होंगी? जब क्या करेंगे सब्जियां तभी महंगी होंगी ना जब आपने पेस्टिसाइड महंगा किया होगा, फर्टिलाइजर महंगे किए होंगे, जब आपने पानी महंगा कर दिया, ट्यूबवेल के बिजली के बिल महंगे करके, सब्जी सस्ती कहां से हो जाएगी? ठीक है ना, चीनी सस्ती कहां से हो जाएगी जब आप सब्सिडी नहीं दे रहे होंगे? तो इस तरह मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को इस महंगाई के इशू पर सियासत करने की बजाय इसको समझना चाहिए कि ये उनकी बुनियाद 80% महंगाई वफाकी हुकूमत की वजह से होती है। जिस दिन वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारान ये बात समझ लेंगे उस दिन एक तो वो ऐसे बयानात देने बंद कर देंगे कि जी ये सूबाई हुकूमतें इसके जिम्मेदार हैं। वैसे अगर सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं, सही, तो बिल्कुल, सूबाई हुकूमतें तो आपकी अपनी है, आप उनको क्यों उनसे बैठ के खुद एक इजलास कर लें, तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, कैबिनेट्स को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए उनके साथ। इस तरह बयानबाजी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि बयानबाजी से अब काम नहीं चलेगा बल्कि अमली तौर पर जो है वो इकदाम करने होंगे। मलीहा, आप क्या समझती हैं? अब हम देखते हैं कि हुकूमत ये कहती हुई नजर आती है कि ये जो महंगाई है ये पिछली हुकूमतों का करता धरता है, फिर ये कहा जाता है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ गई हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि अब आवाम इस चीज़ को नहीं तस्लीम करेगी, नहीं मानेगी? आवाम को गर्ज है तो बस ये है कि चीज़ें सस्ती हों और किसी भी तरीके से सस्ती होनी चाहिए ताकि 2 वक्त की रोटी आवाम को मिल सके, घर का चूल्हा जल सके। अब 2.5 साल बाद हुकूमत आकर ये कहेगी कि नहीं ये पिछली हुकूमतों का करता धरता है, तो ये अब नहीं चलेगा। जी, आपका सवाल हो गया मुकम्मल? अच्छा, देखिए आपने जो 2 बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात सही है कि पिछली हुकूमतें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं आज के मैस के लिए, और ये भी बात दुरुस्त है कि आलमी मंडी पर जो उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये भी बात दुरुस्त है कि अवाम अब इसको मजीद शायद तस्लीम न करे इस हकीकत को, चाहिए कितनी भी सच्चाई पर मबनी क्यों ना हो। बात ये है कि अभी ये बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब कि जी वफाकी हुकूमत हाथ झाड़ के कह देती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई 18वीं तरमीम की इसीलिए इमरान खान उसके खिलाफ हैं, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 18वीं तरमीम से जान छुड़ाई जाए, इसको रोल बैक किया जाए। क्यों? क्योंकि सूबे खतरनाक हद तक खुद मुख्तार हो चुके हैं, जिसकी वजह से बेसिकली जो कहा जाता है कि अच्छी नियत से किया गया था कि सूबे खुद मुख्तार होंगे, उनके पास अपना पैसा होगा, वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। तो पता यही चलता है कि 18वीं तरमीम लाने का मकसद ये था कि सूबे करप्शन में खुद मुख्तार हो सकें। अभी हमने देखा कि सिंध में वो जो किस किस हिसाब से गंदम चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, और फिर सूबों ने ही आपस में इसको ठीक किया। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो फिर वफाक ही करवाता है। तो वो कहते हैं ना, नो मैटर हाउ मेनी गोल्स यू सेव, पीपल ओनली टेंड टू रिमेंबर द वंस यू मिस्ड। तो बात ये है कि वफाक पर जो जिम्मेदारी आयद होती है इसमें कोई शक नहीं कि उसने सूबों को अच्छे तरीके से अपना काम करने के लिए अर्ज करना है, लेकिन बहरहाल जब तक ये 18वीं तरमीम की कर्ज खत्म नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकली वफाक लाख चाहने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी पंजाब में यकीनन पीटीआई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन पीटीआई की हुकूमत है। तो जहां जहां सूबाई हुकूमतों ने गलतियां की हैं वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार जरूर है, लेकिन वो सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत नहीं। चलें, ठीक है मलीहा, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब पीटीआई जब गवर्नमेंट में आई थी तो दावे तो बड़े बड़े थे कि हम टैक्स कलेक्शन डबल कर देंगे, 4000 से 800 अरब सालाना कर देंगे, लेकिन हर साल हम देखते हैं 800-900 अरब का शॉर्टफॉल नजर आता है। ये अब इसकी जिम्मेदार कौन है? अब ये जो दावे किए गए थे वो फुलफिल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं कोताहियां तो हैं। देखिए सोनिया, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय शायद इसमें नहीं है। जो लोग इस वक्त हुकूमत को एक्यूज़ करते हैं और डिफेंड करते हैं अपोजिशन को या नवाज शरीफ के हुकूमत को, उसमें शायद इतना वज़न नहीं है। जो इतना बड़ा मेस क्रिएट करके गए हैं उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जब तक आप
कोई प्लान नहीं बना के लेके आते जो हुकूमत कहती है हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना मलिया बात कर रही है उसमें बड़ा वजन है। मेरा ख्याल है मैं चाहूँगा मुजम्मिल साहब भी उस पर बात करें कि ये जो 18वीं तरमीम है इसमें आप देख लें कि क्या हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में जब ये NFC अवार्ड 7वां आया था, वन गो में हमेशा हमने देखा है 1% जो है ना वो डिविजिबल पोल में से सूबों का रिसोर्सेज बढ़ते थे, वन गो में 9% बढ़ा दिए गए। मुझे याद है यही हफीज़ शेख साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था कि ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया। अभी देखें जिस तरीके से सारे के सारे टैक्सेस आप देख लें उनकी और सूबों के अपने टैक्स भी जो लगाते हैं वो उनकी और ड्यूटीज़ भी हैं वो जो लगाते हैं वो वसूल कर रहे होते हैं। अब जिस तरीके से इंसेंटिव दिए गए, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए गए, वो सारा का सारा बोझ जो है ना वो वापस फेडरल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट से अभी देखें मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं, वो देखें जी हमारा तो अभी 1200 रुपये आपने वापस नहीं किया जो डे 1 का रोका हुआ है, कभी वो इसको कम कर देंगे। अभी सवाल ये कि भाई आप अपने रिसोर्सेज जनरेट क्यों नहीं कर पाए, सूबे क्यों नाकाम हो रहे हैं अपने रिसोर्सेज जनरेट करने में। हर बात में मरकज़ को देखते हैं, मरकज़ तो वैसे ही खाली हो गया, उसके पास रहा ही कुछ नहीं है। अब जब तक कि ये तरक्की का पहिया, ये मईशत का पहिया नहीं चलता है, इंसेंटिव जो लोकल इंटरनेशनल इन्वेस्टर को नहीं मिलते, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जॉब क्रिएशन नहीं होती, तो लंबा काम इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। कोविड के बाद सारी दुनिया की मईशतें जो है ना तख्तादार पे चढ़ी हैं, हम तो बड़ी हद तक बच गए उसमें। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक आ रहा है, ब्रेक लेते हैं, मज़ीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद मुजम्मिल और वर्दी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और बात जरा कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात की। आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग ना हुई तो फिर ऑपोजिशन वाले रोएंगे, जिस पर ज़ाहिर मरियम नवाज ने भी बात की। वो कहते हैं कि इतनी फिक्र क्यों है इमरान खान साहब को ऑपोजिशन की। तो सर आपसे भी यही सवाल है कि इतनी क्यों फिक्र है इमरान खान साहब को ऑपोजिशन की। वो ये भी कहते हैं कि सीक्रेट वोटिंग के जरिए अगर होती है तो फिर हुकूमत को ऑपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। मैं समझता हूँ वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। एक तो इमरान खान साहब ने ये सारी को बहुत लेट शुरू की, शेड्यूल सर पे था और एकदम जनवरी फरवरी में ये बात शुरू। इस तरह के जो आईनी मामलात हैं, अगर आपने आईनी तरमीम करना हो, आप बुलडोज तो कर नहीं सकते हैं, आपको यकीनन इसके वक्त दरकार होता है। और आमरीत भी नहीं थी कि इमरान खान साहब एक नोटिफिकेशन से ये सब कुछ कर लेते हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें थोड़ा ख्याल देर से आया। दूसरा मेरी जाती राय ये है कि वो आधी बात कर रहे हैं। अगर हम ओपन बैलेट से MPs को वोट डालने का पाबंद कर भी देते हैं, तो जब तक, मैंने पहले भी एहतिशाम साहब के साथ इस प्रोग्राम में बात की थी कि जब तक टिकटों की तकसीम के निज़ाम पर पार्लियामेंट सियासी जमातों के अंदर जो क़यादत है उसको किसी रूल्स ऑफ द गेम में पाबंद ना किया जाए, तब तक ये आधा तीतर आधा बटेर है। मतलब हम अरकान असेंबली को मजीद उन सियासी जमातों की क़यादत का गुलाम बनाना चाहते हैं, वो जिसको मर्जी टिकट दे दें और वो उस टिकट पे वोट देने के पाबंद होंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और इन सब को टिकटों के निज़ाम पर शफाफियत लानी चाहिए कि कौन किसको और कैसे टिकट देता है। उसके बाद ही हम अरकान असेंबली से मेरिट पर वोट मांग सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो वो इमरान खान साहब अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी बात हो कि अरकान असेंबली का वोट जो है वो पार्टी की अमानत है और उन्हें पार्टी के कहने पे देना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टी की भी जो जिम्मेदारियां हैं, जब तक पार्टियों में आमरीत होगी तो इससे आमरीत मजीद मजबूत होगी। मैं समझता हूँ जमहूरियत कमजोर होगी और आमरीत जो सियासी जमातों के अंदर है। खुद इमरान खान और वर्दी साहब कल जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो काफी कुछ बता गई है। बहरहाल मलिहा मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब अगर उस वीडियो पे भी मैं बात करना चाहता हूँ, देखें उस वीडियो पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसी पंजाब में चौधरी सरवर साहब भी तो इसी तरह नून लीग के वोट लेकर जीते थे। अब अगर PTI के अंदर का गंद सामने आने लग गया कि PTI ने 2018 में क्या करके इक़्तिदार हासिल किया है, तो फिर तो सारी शर्म से झुक जाएंगे और कोई भी किसी के सामने सर उठाने के। कैसे RTS बंद हुआ, क्या हुआ पोलिंग स्टेशन पर, के साथ क्या हुआ, प्री पोल रिगिंग कैसे हुई, लोगों की वफादारियां क्या। चलें ये एक अलग बहस है मुजम्मिल और वर्दी साहब।
पे आने लग गया तो बहुत से सर शर्म से झुक जाएंगे। सही। चले मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब अगर देखा जाए तो अगर सीक्रेट बैलेट से ही होते हैं इलेक्शन, जैसे ऑपोजिशन चाह रही है, तो आपको क्या लगता है फिर ऑपोजिशन की जानिब से ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का शोर है, ये तो खरीदो फरोख्त की बातें होती है, ये खत्म हो जाएगा? बस ऑपोजिशन आप समझती हैं कि बिल्कुल मुतमईन हो जाएगी? जी, बात ये है, अब ये मुझे बात प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। बात ये है कि सर शर्म से उनके झुकने चाहिए कि जब राना मशहूद की वीडियो सामने आती है तो वो उठाकर उनको प्रमोट कर देते हैं, उनकी तरक्की कर देते हैं। शर्म से सर उनके झुकने चाहिए कि जब कब्जा माफिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हाथ डालती है तो वो उन कब्जा माफिया की पिक्चर को ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगा देते हैं और साथ ही उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, ना कि उनको शर्म दिलाएं कि आपने क्यों गरीब अवाम की और पाकिस्तान की रियासत की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए इस एतबार से कि जो वीडियो सामने आई तो उसमें हमने देखा कि इमरान खान ने उस वक्त भी अपने 20 MPs को निकाल बाहर किया। कल हमने देखा कि वो वजीर कानून भी फारिग हो गए खैबर पख्तूनख्वा से। सही मलिहा, जहाँ पर भी वो पकड़े जाते हैं तो कोई कम अज कम एहतसाब है। मलिहा, सवालात तो इस पर भी उठ रहे हैं कि अप्रैल 2018 में वजीर आज़म ने खुद कहा था कि उनके पास सबूत हैं, वीडियो मौजूद है, फिर उसी वीडियो में सुल्तान मोहम्मद भी वाज़े तौर पर नजर आते हैं, तो इस पर सवालात ऑपोजिशन भी उठा रही है, हर तरफ से उठाए जा रहे हैं कि वो फिर कैसे PTI में शामिल भी हो गए। नहीं, इमरान खान ने ये हरगिज नहीं कहा था कि मेरे पास कोई वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है, मुझे पता है कि किसने बोली लगाई है, किसने क्या किया है। और ये जो वीडियो सामने आई है वो तो हमने सबने देखा कि कल जो कुछ हुआ। देखने की बात ये है कि इस वीडियो के बाद क्या किया गया। जब वीडियो मंजर आम पर आ गई तो वो वजीर कानून साइड पर हट गए। अब मैं आखिरी एक नुक्ता ऐड करना चाहूंगी कि देखें, कम अज कम इससे हुकूमत की ये इंटेंशन तो पता चली है ना कि वो शफाफियत चाहते हैं। भले उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और 2/3 अक्सरियत के बगैर ये मुमकिन भी नहीं। सही, तो ठीक है। होता क्या है इसमें, होता क्या है, क्योंकि रिजल्ट सरप्राइज कर सकते हैं हमें। वो उज़मा बुखारी साहिबा जो रोज बहुत चमक कर हुकूमत को बातें करती हैं, उन्होंने भी PTI को वोट दिया था। तो ये माजी में बहुत कुछ होता रहा है। आज तो एक दूसरे को जो सड़कों पर घसीटने के वादे करते थे वो एक दूसरे की टांगों से लिपटे हुए हैं। तो सही कह रहे हैं मलिहा, कहते हैं ना सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है। बहरहाल एहतशाम साहब, मैं यही सवाल अगर आपसे करूं कि 2018 में इमरान खान साहब ने कहा था कि चलें, ये नहीं कहा था वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो अब ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, सुल्तान मोहम्मद इसमें वाज़े तौर पर नजर आते हैं, तो सवाल ये अपोजिशन जमातें भी उठा रही हैं, हर सर्कल में उठाया जा रहा है कि आपने उस वक्त फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वक्त तो आपने उनको सूबाई वजीर कानून बना दिया और अब 2.5 साल बाद आप उनसे इस्तीफा ले लिए। देखिए सोनिया, माजत के साथ हाई मॉरल ग्राउंड तो ये डिमांड करता है कि अब प्राइम मिनिस्टर की बात मान भी ली जाए। अगर जो दो बातें, एक जगह पे तो क्लेम किया जा रहा है कि जी वो कहते हैं कि जी मैंने देखी है, एक जगह कहा जा रहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है। मैं कहता हूँ यही बात है, सबूत मौजूद है आपके पास के बावजूद ये साहब जो हैं, जिनको जो ये उनके जमहूरी वतन पार्टी के थे, पता चल गया था, आपने उनको क्यों वजीर बनाया जनाब, उसके बाद कल उनको हटाया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना चीज़ें ख़राब होती हैं तो लीडरशिप को पता चल जाता है, लेकिन आंखें बंद की जाती हैं। देखिए सेनेट के इलेक्शन में वन लाइनर तो बड़ा ये बनता है कि ये एलीट क्लब है, इसमें लोग बड़े बड़े लोगों को भेजते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक अगरचे कि इल्ज़ाम ये भी लगता है, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो पहले भी उन्होंने किया था, चाहे बलूचिस्तान का इलेक्शन हो, असम्बली को तोड़वाना हो या ये कि सेनेट चेयरमैन बनवाना हो। लेकिन अब कराची का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का एक ग्रुप है सोनिया, वो कह रहे हैं कि बेताशा पैसा पूल किया गया है कि वो उन्होंने बंदे ख़रीदने हैं बोरियों को मुंह खोल के, और वो जाके जब आएंगे इस्लामाबाद फिर उनसे अपने काम करवाने हैं। ये खैर एक डे वन से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप देख लें कि जिस तरीके से एक काम के लिए जिस तरह इमरान खान लाख इख्तलाफ करे, वो एक लड़ाई तो लड़ रहा है ना इन सबके साथ, ठीक है ना, करप्ट प्रैक्टिस को रोकने की बात तो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें सारे ही एक काम में लगे हुए हैं कि नहीं भाई स्टेटस को रहना रहेगा, करप्शन को ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। हालांकि माजी में खुद डिमांड करते रहे। लेकिन अब देखें ना, अब जो ये मरियम साहबा ये कहती है कि इनको अब क्या तकलीफ हो रही है, अब भाई गलत या सही तो आप तो उनको सपोर्ट कर रही है ना, ये कह के इवेंचुअली चाहे इस बात का गम है या फिक्र है कि मेरे बंदे खरीदे जाएंगे इमरान खान साहब को, तो दूसरी तरफ इन प्रिंसिपल तो बात तो वो सही कर रहा है ना कि भाई ये करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए आए बैठे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो लोग कुछ कह रहे हैं कि सोनिया के ओपोजिशन को इतना दूर कर दिया गया है
ये छोटे छोटे मामलात से लेके बड़े बड़े मामलात तक की उनको एंगेज करके एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करके तो इस सूरत हाल से निकला जा सकता है। लेकिन लेकिन अब पिछले बहुत आपने देर देखा होगी। ना एहतशाम साहब, ये जो कौमी असम्बली के इजलास हुए उसमें क्या कुछ नहीं हुआ, गालम गलोच, एक दूसरे पर तनकीद, हंगामा आराई, तो फिर ऐसे माहौल में फिर बात कैसे लेकिन आगे जब बढ़ ये सकती देखें है? ना, माजरत के साथ अब ये सियासी लड़ाई जाती दुश्मनी में बदल गई सही, है और इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है फिर वही बात होगी बिल्कुल, कि हुकूमत को इंसेंटिव देना पड़ेगा, हुकूमत को आगे इनिशिएटिव आना लेना पड़ेगा। होगा। जी हाँ। ठीक है, बेल प्रोग्राम का वक्त खत्म है। मलिहा हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।